जय हिंद। वेलकम टू द शाही क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम वर्क पावर एनर्जी का रिवीजन करने वाले हैं। वर्क पावर एनर्जी एक सिंपल सा चैप्टर है और बहुत छोटी छोटी चीज़ें उसके अंदर है। मैं दो चार टर्म्स स्टार्टिंग में वर्क कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, बस ये दो ही तीन टर्म्स अगर आप समझ जाएंगे तो कोई भी सवाल इसका होगा तो आप सोल्व कर पाएंगे। वर्क पावर एनर्जी का जो यूज़ हुआ वो ये हुआ कि मतलब जो सवाल काइनेमेटिक्स से बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं वर्क पावर एनर्जी बहुत आसानी से कर देता है। मतलब आप कभी भी फिजिक्स में पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी की बात हो कि इस वाली पोजीशन पे ये वेलोसिटी थी तो इस पोजीशन पे कितना होगा, तो ये सब आपको कभी जानना हो कि भाई किस पोजीशन पे क्या वेलोसिटी थी, मतलब जिसमें टाइम की बात ना हो ना, सिर्फ पोजीशन की बात हो, तो वहाँ पे आपको वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और एट द एंड मैं आपको दिखा दूँ कुछ कुछ सवाल ऐसे जो अगर आप काइनेमेटिक्स से करते हैं प्राण निकल जाते हैं आप पे करते करते, और आप वर्क पावर एनर्जी से करेंगे तो एक रेंज में सोल्व हो जाएगा। तो वर्क पावर एनर्जी एक एडवांस हो गया, मतलब जो हम हमारा जो लेवल है फिजिक्स में थोड़ा सा एक स्टेप हमने आगे बढ़ाते हुए इसको पढ़ाया जाता है। मतलब कि भाई आप इससे पहले पूरा मैकेनिक्स कर रहे हैं, मतलब एक फोर्स एनालिसिस कर रहे थे, फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन निकाला, फिर आपने कैलकुलेशन की। ये एक आपको नया तरीका देता है सोचने का, जिससे आप सवालों को बहुत आसानी से और तेज़ी से करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी। तो शुरुआत में सबसे तीन टर्म्स है इस चैप्टर के अंदर, एक है वर्क है, एक है पावर और एक है एनर्जी। हमें तीनों टर्म्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मतलब पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्क से। भी वर्क क्या होता है? वर्क का जो एक्सप्रेशन देखिए, हमारी लाइफ में जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो वर्क बोलते हैं वो एक अलग है। मतलब जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, मतलब ये एक हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो वर्क टर्म है वो एक डिफरेंट फिनोमिनन से समझा जाता है। मतलब वो एक अलग चीज़ है। उसमें जैसे आपने सिंपल सी बात, जैसे मैं दीवार को धक्का लगा रहा हूँ, पूरे दिन से ऐसे धक्का लगा रहा हूँ, तो मेरे लिए वो वर्क है। मतलब एक प्रैक्टिकल लाइफ से अगर अपने समझे तो जो जेन्युइन बात में होती है। पर फिजिक्स में एक डेफिनेशन है वर्क की। अगर कोई वर्क है या फिर कोई भी चीज़ है वो उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वर्क को मानेंगे, नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो वर्क को नहीं मानेंगे। मतलब फिजिक्स का जो वर्क है और प्रैक्टिकल लाइफ का जो वर्क है जो हम बोलते हैं वो दोनों में डिफ्रेंशिएशन है, काफ़ी दोनों चीज़ें डिफ्रेंशिएटेड है। क्या होता है वर्क ये बोलता है, मतलब फिजिक्स वाले वर्क की बात कर रहा हूँ। फिजिक्स वाले वर्क में ये है कि आप जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, सीधी बात बता रहा हूँ, मैं घुमा फिरा के इंग्लिश नहीं दिखा रहा भाई, आप जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए किसी भी डायरेक्शन में एक्सेप्ट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप वर्क बोलेंगे उसको। क्या बोल रहे हैं मास्टर? आप जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए किसी भी डायरेक्शन में एक्सेप्ट, मतलब फोर्स के परपेंडिकुलर ना हो। अगर फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसके अलावा कोई भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, जिस पॉइंट पे फोर्स करे बच्चों उसका डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मेरे सामने क्यूब था ना, ऐसे सिंपल बात समझाता हूँ। यहाँ पे ऐसे क्यूब था। अब मान लीजिए आपने ऐसे फोर्स लगाया और ये क्यूब ऐसे फिक्स था, मतलब रिजिड क्यूब था। आपने फोर्स लगाया, कुछ नहीं हिला पाए। जैसे मान लीजिए ये एक बोर्ड को एक क्यूब मान लीजिए मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो वैसे आपने किया, आपने फोर्स लगाया पर जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक, तो वर्क डन नहीं होगा। समझ में आ रही है मेरी बात इस वाले केस में? अब मान लीजिए ये मेम्ब्रेन इलास्टिक होती, ये बोर्ड इलास्टिक होता, तो क्या होगा? अगर ये वाली मेम्ब्रेन आपके पास में इलास्टिक है, सिर्फ जैसे आप फोर्स करते मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे कर्व हो जाएगी, ऐसे नहीं, ये जो मेम्ब्रेन होगी वैसे कर्व हो जाएगी, बाकी सब क्यूब वैसे का वैसा पड़ा है। तो अब की बार वर्क कैलकुलेट हो, क्यूब चाहे ना चला हो, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है कि जिस पॉइंट पे मैं फोर्स लगा रहा हूं उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए किसी भी डायरेक्शन में एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू द फोर्स। तो अगर ऐसा आपके पास में होगा तो आपके पास वर्क डन है। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने इस वाले पॉइंट पे फोर्स लगाया, ये क्यूब नहीं चला पर ये मेम्ब्रेन ऐसे अंदर दब गई, ये जो आपके पास फेस था वो अंदर की तरफ ऐसे कर्व हो गया, तो आप उसे वर्क डन बोल देंगे। समझ में आ गया मेरे पास? ठीक है। फिजिक्स में जो वर्क की डेफिनेशन है वो हमने देख ली। जो एक्सप्रेशन लिखा था दैट इज एफ डॉट एस, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस नहीं है, दैट इज एफ डॉट एस। मतलब ये दो स्केलर क्वांटिटी से मिलकर बना, वेक्टर क्वांटिटी से मिलकर बना। वर्क दो वेक्टर क्वांटिटी से आपके पास में मिलके बना, और ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर है, वर्क आपके पास में स्केलर है। आपको समझ में आएगी ये वाली बात? क्योंकि अगर कोई डॉट प्रोडक्ट से, कोई दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से कुछ मिलता है तो फाइनल क्वांटिटी क्या होती है आपके पास में? स्केलर होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसको अगर आप खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एफ एस कोस थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है, बिकॉज ए डॉट बी क्या होता है आपके पास? दैट इज मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई? अब है ना, कई बार तो लोग वर्क निकालने में उलझे रहते हैं। मतलब वर्क निकालना भी अपने आप में कला है। मतलब अगर आप उसे ढंग से क्लियर नहीं हुए तो वर्क में भी आप फंस जाएंगे। वर्क निकालने के देखिए दो तरीके हैं। मान लीजिए मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पे एक ऐसे ब्लॉक है, ठीक, यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक है एम मास का, इस पे ऐसे कुछ फोर्स लगाया जा रहा है एफ फोर्स, और इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरफ हो गया एस,
ऐसे डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब ये वाला ब्लॉक यहाँ से उठ के कुछ यहाँ पे चला गया। मेरी बात को समझिएगा, ये की पॉइंट है, मतलब वर्क निकालने में आप कभी नहीं फंसेंगे अगर आप मेरी इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। क्लियर। वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला मैंने बोला, वर्क बताओ, कोई बंदा है वो फिजिक्स को भी मतलब हिस्ट्री की तरह पढ़ रहा है या फिर मतलब रट्टा मार रहा है, बायोटाइप पढ़ रहा है उसको, तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा वर्क डन हो गया आपके पास में एफ एस कोस थीटा। मैं भी खुश, तू भी खुश, पर मजा नहीं आएगा, बाद में दिक्कत होगी। इसको कैसे समझिए, मेरा कहने का मतलब ये कि पहली बात तो ये इसको ऐसे मतलब ये ऐसे एक्सप्रेशन को आप ऐसे याद रखिए कि वर्क डन आपके पास में ऐसे लिख लीजिए एफ एस, ठीक। अब इसमें साथ में एक कोस थीटा टर्म आपके जुड़ा हुआ है। अब देखिए अगर आप कोस थीटा एफ के साथ में लिखते हैं तो अलग बात बनती है, और अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो अलग बात बनती है। आप बोलेंगे सर जी क्या आप बेवकूफी वाला बात कर रहे हो, कैसे अलग टर्म बन रहा है, यहाँ पे एफ एस कोस थीटा है, ये भी एफ एस कोस थीटा, ये भी एफ एस कोस थीटा, इसमें डिफरेंट क्या है। देख बच्चे जब आप इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, मेरे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट तोड़ दिया। इसको ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट किसका कंपोनेंट ब्रेक किया, फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक किया इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कंपोनेंट वी टेकन कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और इस वाले केस में अगर आप देखें तो आपने क्या किया, एस कोस थीटा मतलब कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेस, वी टेकन कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मेरा बोलने का मतलब क्या, आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, सुनना मेरी बात उसी ढंग से। आप अगर कभी वर्क निकालना हो तो आप दोनों में से एक काम करिए, या तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट तोड़ दो, और या फिर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट तोड़ दो। तो मास्टर क्या बोल रहा है, वर्क निकालने के दो तरीके हैं आपके पास में। एक मेथड क्या है आपके पास, दिस इज मेथड 1, और ये आपके पास मेथड 2 है। मेथड 1 क्या बोल रहा है, मेथड 1 ये है कि आप क्या करो, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट तोड़ लो, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट तोड़ लो, आप ये दो बातों में से कोई एक बात कर लेना, वो सवाल के हिसाब से देख लेना कि इसमें क्या निकालना सही है। मतलब या तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट। अगर आप तोड़ देंगे फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी बात समझ में आ जाएगी, वो आपका वर्क हो जाएगा। और ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, आगे जो सवाल आपके पास में रहेंगे, आपको कभी भी दिक्कत आएगी तो आप घूम के यहाँ आ जाइएगा, आप इसे पूछ लीजिएगा, आपको जवाब दे देगा, भाई ऐसे कर ले, बात बन जाएगी, ठीक है। वर्डिंग यूनिट आपको पता है जूल होती है, और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है, अर्ग होती है आपके पास में। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, ध्यान रखिएगा ये वाली बात। सीजीएस यूनिट जो आपके पास में है दैट इज अर्ग। अब आपका टास्क है क्या, आप मुझे बताएंगे 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग होता है, कितना, आप खुद से किताबें ढूंढिए, समझ में आएगा। 1 जूल कितना अर्ग होता है ये आपको बताना है, समझ में आ गई मेरी बात। सीजीएस यूनिट क्या है वर्क की, अर्ग, और ऐसा यूनिट क्या है आपके पास में, जूल। क्लियर। बच्चों सवाल देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे एक पेंडुलम है ना आपके पास में, कोई भी छोटी सी कुछ बोल कुछ लटकी हुई है मास की, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं आप, इस पे कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं एफ ऐसे, और ये एफ हमेशा हॉरिजॉन्टल है, ऐसा नहीं है कि एफ बाद में एंगल बदल देगा, हमेशा क्या है, हॉरिजॉन्टल, ऑलवेज एक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब होगा क्या, इसकी वजह से ये जो बॉब होगा ये मान लीजिए कुछ यहाँ पे पहुंच गया ऐसे, ठीक है, तो एफ पर यहाँ पे भी लग रहा होगा आपके पास, ये वाला एंगल से कुछ थीटा मान लीजिए, ठीक, इसकी लेंथ कुछ एल मान लीजिए। आप मुझे बताइए कितने फोर्सेज लग रहे हैं इस ब्लॉक के ऊपर, ये जो बॉब है यहाँ पे, इस मतलब इस सेटअप में कौन कौन से फोर्सेज हैं, एक आपके पास में ये एफ है, एक्सटर्नल एफ फोर्स है, एक एम जी है, और एक टेंशन है, 3 ही है। तो आप मुझे बताइए वर्क डन बाय एफ कितना आएगा, वर्क डन बाय एम जी कितना आएगा, और वर्क डन बाय टेंशन कितना है। ये 3 फोर्सेज हैं, आप इसकी वैल्यू करके बताइए कितनी कितनी आएगी।
देखिए अगर आप इस वाले डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस कितनी हुई आपके पास, दिस इज बिकम एल साइन थीटा। और सिमिलरली अगर आप ये वाली डिस्टेंस निकालना चाहेंगे, ये वाली डिस्टेंस, तो ये कितनी आएगी, देखिए ये एल है तो ये हो गया एल कोस थीटा, ये हाइट कितनी है, एल माइनस एल कोस थीटा। समझ में आ रही मेरी बात। तो अगर आप बात करेंगे इस एफ फोर्स का वर्डन कितना आएगा, तो कितना आएगा, दैट इज एफ एल साइन थीटा। mg का वर्डन आप देखेंगे दैट इज माइनस mg एल ब्रैकेट में एल कोस थीटा। और अगर टेंशन का देखें जीरो। मेरे जवाब ये है, पहले अपना जवाब चेक कर लीजिए, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। मैंने आपको सीधी बात बोली, मैंने बोला या तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स। यहाँ पे एफ किस तरफ लग रहा है, हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैंने क्या बोला, ये फोर्स की डायरेक्शन फिक्स होगी, तो और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ, जो डिस्प्लेसमेंट ऐसे यहाँ पे देखिए, डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा है। अब फोर्स का कंपोनेंट इधर तोड़ने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि फिर ये डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता हमें, ये भी कैलकुलेटिव हो जाए। क्या निकालना आसान है, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान है, बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना। तो फोर्स लिखा एफ, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। यहाँ पे देखा mg वाले में, इसमें क्या क्या किया बच्चों, इसमें क्या किया बताइए। यहाँ पे mg किस तरफ लग रहा था, नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो अब क्या किया, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखा। समझ में आ रही मेरी बात। तो कितना आया आपके पास, दैट इज माइनस mg एल माइनस एल कोस थीटा। माइनस क्यों आया, बिकॉज अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव वर्क आएगा, फोर्स की अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा। यहाँ पे वर्डन में टेंशन जीरो क्यों आया, टेंशन हर एक पॉइंट पे लग रहा है, फिर भी टेंशन का वर्डन जीरो है, क्यों, क्योंकि टेंशन और जो डिस्प्लेसमेंट में एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। और जब एंगल आपके पास में 90 डिग्री हो जाएगा तो वर्डन कितना आएगा, जीरो आएगा। समझ में आ रही है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा ना ही आप फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, ना ही आप डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट। इसी गणित से समझिए, वर्डन होता है एफ एस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाएगी तो कोस 90 जीरो हो जाएगा, तो बातें खत्म होगी। क्लियर। अब बच्चों अपने दूसरे सवाल पे चलते हैं। ये सवाल में क्या ऐसे करके एक ये हॉरिजॉन्टल टेबल है आपके पास में ना, ऐसे करके एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। इस हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर ऐसे एक ब्लॉक को रखा गया है, ऐसे एक ब्लॉक को रखा गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर। दिस इज हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक। इसका मास गिवन है, ब्लॉक का मास कुछ m है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ म्यू है, और ये ब्लॉक एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है। इसकी रेडियस कुछ r मान लीजिए, ठीक। तो हम बोल देते हैं कि इफ ब्लॉक कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स F, ठीक है। यहां पे ऐसे कुछ इस पे टेंजेंट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इन टेंजेंट डायरेक्शन। तो डायग्राम समझ लेना बच्चों ने, तो क्लियरिटी नहीं आएगी बात के अंदर। मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे कैसे फोर्स लग रहा है टेंजेंट डायरेक्शन में आपके पास में, अंदर ऐसे ऐसे लग रहा है ना टेंजेंट डायरेक्शन में, तो मान लीजिए कुछ अंदर की तरफ मैंने शो कर रहा हूँ ना, ऐसे यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ऐसे मानिए कि बोर्ड ऐसे है, हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे जैसे टेबल के ऊपर नहीं होता यार, एक ब्लॉक को रस्सी से बांध दिया, वो ब्लॉक ऐसे घूम रहा है टेबल के ऊपर मस्त, तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है, वो हमेशा की डायरेक्शन में, टेंजेंट डायरेक्शन में आपके पास। ठीक। अब हमें वर्क पूछना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यार हमें कौन कौन से फोर्सेज हैं हमारे पास में। फोर्सेज बताएंगे मुझे कौन कौन से हैं यहाँ पे। एक तो क्या है आपके पास में, ग्रेविटी है, एक क्या है, नॉर्मल फोर्स है, एक क्या है, टेंशन फोर्स है, एक क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, एक क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। ये तो एफ एक्सटर्नल हो गया, और एक क्या हो गया आपके पास में, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। इन सभी की वजह से आप मुझे वर्क डन बताइए कितना कितना आएगा। हाँ बच्चों हुआ, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए मैं पहले आंसर लिख देता हूँ, फिर आप चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं। वर्क डन में ग्रेविटी आएगा 0,
वर्डन में नॉर्मल आएगा 0, वर्डन में टेंशन आएगा 0, वर्डन में एक्सटर्नल फोर्स आएगा F मल्टीप्लाई 2 पाई R, वर्डन में फ्रिक्शन आएगा माइनस म्यू mg 2 पाई R। ये जवाब होंगे। और देख लीजिए, अब देखिए कैसे करेंगे कहानी को, मैं थोड़ा समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पे ऐसे मानिए ना, ऐसा था ये टेबल, ऐसे टेबल था और यहाँ पे ऐसे ही ब्लॉक रखा हुआ है, मार्कर का जो कैप है उसको ब्लॉक मत जाए, वो कैसे घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है आपके पास, समझ में आ रहा है। mg किस तरफ है, नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, इस तरफ या फिर इस तरफ, समझ में आ रहा है। तो mg नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, एंगल 90 डिग्री, तो वर्डन कितना आएगा 0 आएगा। तो आप पूछेंगे सर जी इसने क्या गुना किया, नॉर्मल का मतलब कि ग्रेविटेशन वर्डन 0 आएगा, क्यों, थीटा कितना था 90 डिग्री, किस किस में, फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में। अगर आप नॉर्मल में पूछेंगे नॉर्मल किस तरफ, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, एंगल कितना 90 डिग्री, तो इसका भी क्या गुना है, थीटा 90 डिग्री है। टेंशन का वर्डन देखेंगे तो इसका भी यही गुना है, क्योंकि जब भी कोई सर्कल में घूमते हैं टेंशन हमेशा क्या रहती है, उसके परपेंडिकुलर रहती है। अच्छा, इस फोर्स का देखिए, इस एक्सटर्नल फोर्स की अगर आप बात करेंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स की अगर आप बात करेंगे तो कुछ ऐसा समझिए आप कि यहाँ पे आपके पास में ऐसे रखा हुआ था, और आपका जो फोर्स है हमेशा किस डायरेक्शन में, टेंजेंट डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी किसके अलोंग है, उसी डायरेक्शन के अलोंग है। फोर्स हमेशा ऐसा नहीं फिक्स डायरेक्शन में, फोर्स हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में, और टेंजेंट बदलती जा रही है आपके पास में। तो अगर ऐसा सर्कल आपके पास में है, आप यहाँ पे इसका ऐसे सर्कल देखें, तो यहाँ पे जब फोर्स ऐसा लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, यहाँ पे जब फोर्स ऐसा लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, यहाँ पे फोर्स ऐसा लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सब क्या है आपके पास, सेम सेम डायरेक्शन में है। मेरी बात समझ में आ गई। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके पास में सेम डायरेक्शन में रह रहा है हर एक इंस्टेंट के ऊपर, तो इसका मतलब आप डायरेक्टली फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ लिख सकते हैं। तो कितना आएगा आपके पास, इट इज फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ, दैट इज कितना आएगा 2 पाई आर। ये अच्छी बात है। फ्रिक्शन का देखेंगे तो फ्रिक्शन में सेम यही कहानी हो रही है, बस उल्टा लग रहा है आपके पास, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है। तो कितना लग रहा है फ्रिक्शन, म्यू mg, और हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में लग रहा है आपके पास, तो आप कह रहे दैट इज माइनस म्यू mg मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये आपके पास में वर्डन आ गया फ्रिक्शन का। क्लियर। तो ये बच्चों अभी हम वर्डन निकालना सीख रहे हैं, अगर वर्डन पे आपकी कमांड रहेगी तो पूरा चैप्टर ही आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्लियर। बच्चों सवाल आपके सामने है, इस तरीके का सेटअप आपको दिखाया गया और आपसे बोला गया बताइए कि वर्डन बाय ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम कितना, पूरे सिस्टम पुली का कोई मास वास नहीं है, हमसे क्या पूछा, वर्डन ऑफ ग्रेविटी, वर्डन ऑफ ग्रेविटी ऑन सिस्टम विल बी, पूरे सिस्टम पे पूछा ग्रेविटी का वर्डन कितना, ठीक है, करके बताइए कितना है। ये गिवन है कि ये वाला मास कुछ x नीचे गया है, आगे आप सोल्व करिए कि दूसरा कितना जाएगा, वो सब आपका हेडेक है। अभी हुआ। देखिए हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए, अगर ये x नीचे जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, अगर ये x नीचे जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, ये 2x ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा, कंस्ट्रेंट रिलेशन से, यहाँ पे टेंशन t, यहाँ पे t, तो यहाँ पे कितना 2t, तो यहाँ पे भी कितना 2t। इसे वर्क डन देखूंगा, टेंशन हम कंस्ट्रेंट रिलेशन में ऐसे पढ़ा था ना हमने एनएलएम में कि जो नेट वर्क डन बाय टेंशन है या फिर नेट पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन है वो 0 है, 2t ऊपर जा नीचे रहा है तो माइनस 2tx, इसका वर्क डन आ गया। यहाँ पे देखा है प्लस t x नॉट मुझे नहीं पता, दैट विल बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे t से t कट गया तो x नॉट कितना आ गया 2x आ गया। मतलब ये अगर x नीचे आएगा तो ये ब्लॉक कितना ऊपर जाएगा, 2x ऊपर जाएगा। अब अगर आप वर्क डन बाय ग्रेविटी चेक करेंगे तो इसके ऊपर ग्रेविटी का वर्क डन कितना आएगा आपके पास, वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर आप देखेंगे दैट इज माइनस mg2x, सॉरी प्लस, क्योंकि mg नहीं, ऐसे कैसे करेंगे देखिए, तो इस वाले ब्लॉक पे देखा तो mg किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, हमें किसका वर्डन निकालना है, ग्रेविटी पे। mg नीचे की तरफ लग रहा है, जाओ ऊपर की तरफ रहा है, तो क्या देखेंगे, इट इज माइनस mg और 2x। इस पे अगर आप बच्चों देखेंगे तो mg नीचे की तरफ लग रहा है,
मतलब जो वेट है वो नीचे की तरफ है, जा भी नीचे की तरफ है, तो कितना दैट इज 4 mgx। तो बर्डन बाय ग्रेविटी कितना है बच्चों आपके पास, दिस इज इक्वल टू 2 mgx। ये बर्डन बाय ग्रेविटी आ गया, आ रहा था ये सही। एक और सवाल देखते हैं। आपको यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक ये बना दिया, एक ब्लॉक ऐसे ये वाला बना दिया, ठीक है। इसका कुछ 2 kg मास है, इसका कुछ 3 kg मास है, इसको ऐसे रस्सी से बांध रखा है। आइडियल स्ट्रिंग का मास वास नहीं है रस्सी का ना। और यहाँ पे फोर्स लगा दिया आपने 50 न्यूटन का। यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन है म्यू इज इक्वल टू 0.2। यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन है म्यू इज इक्वल टू 0.2। क्लियर? मेरा सवाल सुनिए। सबसे पहले तो ये है, दैट इज पहला सवाल, फाइंड, इसको F नाम देता हूँ, F बोले, F की वैल्यू 50 न्यूटन। फाइंड बर्डन बाय F ऑन सिस्टम इन कुछ मान लीजिए 2 सेकेंड। सेकेंड, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 3 kg in 2 seconds। थर्ड, टोटल वर्क डन बाय टेंशन, टोटल वर्क डन बाय टेंशन। फोर्थ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक इन 2 सेकेंड। सब चीजें 2 सेकेंड में बतानी है ना आपको। ढंग से करिएगा, ये सवाल निचोड़ देगा काफी सारी चीजों को, और आप ढंग से करेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे इसमें। हाँ भी हुआ, थोड़ा देखते हैं इसको ढंग से। देखिए, सबसे पहले बोला गया कि वर्क डन बाय एफ ऑन द सिस्टम इन 2 सेकंड। सबसे पहले ये देखते हैं कि सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना है, दो डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना हमें, तो हम सबसे चेक करें 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है। तो अगर आप एक्सीलरेशन देखेंगे तो एक्सीलरेशन कितना आएगा, दैट इज 50 माइनस फ्रिक्शन कितना हो गया आपके पास में, दैट इज म्यू एम जी ना, दैट इज 0.2 म्यू, और एम की वैल्यू 5, दैट इज 50, 10 न्यूटन आ रहा है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन 10 न्यूटन आएगा आपके पास में। कैसे करेंगे फ्रिक्शन के लिए, फ्रिक्शन होगा म्यू एम जी, तो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, और एम जी की वैल्यू कितनी है 50 है आपके पास में, कितना 10 न्यूटन आ गया। 10 डिवाइड बाय मास कितना है 5, दैट इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सीलरेशन आ गया। तो 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट अगर आप चेक करें, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 है, हाफ ए, और टी स्क्वायर जो कितना है 4 आ गया आपके पास, 16 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपके पास। ये आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब बात शुरू करते हैं पहले सवाल की। तो वर्क डन बाय एफ ऑन द सिस्टम देखेंगे तो फोर्स कितना है 50 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है ये, तो वर्क डन आप लिखेंगे दैट इज एफ डॉट एस, एफ डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 है आपके पास में, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा एफ की जगह 50, और ये आ गया आपके पास में 60, तो कितना आ गया ये 800 जूल। ठीक है, सेकंड वाले में चलते हैं। वर्क डन बाय टेंशन, तो अभी पहले टेंशन निकालना पड़ेगा। तो 3 kg अगर आप एफबीडी बनाएंगे, 3 kg एफबीडी बनाएंगे, इधर टेंशन लग रहा है, पीछे तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन की तरह म्यू एम जी,
म्यू एम की वैल्यू कितनी होगी 3। पहले ये तो फ्रिक्शन निकाला है बच्चों, पूरे पे निकाल लिया, पूरे पे एक साथ मान के, क्योंकि हमें सिस्टम एक ही सिस्टम माने कर लिया। पर अभी हम 3 kg का एफबीडी बना, 3 kg पे एफबीडी देख रहा हूँ मैं, सॉरी हाँ 3 kg वाले में फ्रिक्शन देख रहा हूँ, तो म्यू एम जी लिख दिया तो 6 न्यूटन लग गया ना आपके पास। इक्वेशन क्या बनेगी, T - 6 इज इक्वल टू MA, दैट इज बिकम 3 × 8। ये 3 kg वाली, मुझे टेंशन निकालना है कुल मिला के, वो टेंशन का वर्डन पूछ रहा है। तो ये आपके पास में कितना आएगा, दिस इज 30 न्यूटन आ रहा है, 30 न्यूटन आ रहा है आपके पास में। अच्छा टेंशन अगर 30 न्यूटन आएगा तो आप देखिए वर्डन बाय टेंशन कितना आएगा आपके पास, किसके ऊपर पूछा है, ऑन 3 kg, वर्डन बाय टेंशन ऑन 3 kg। तो टेंशन लग किस तरफ रहा है, आगे की तरफ 3 kg पे, और बॉडी जा भी किस तरफ रही है, आगे की तरफ, क्योंकि डायग्राम में टेंशन लग भी इस तरफ है, जा भी इस तरफ है, तो कितना आएगा, दैट इज T × डिस्प्लेसमेंट, TS लिख दिया आप सीधा। तो कितना बन जाएगा, टेंशन तो हो गया 30 और डिस्प्लेसमेंट हो गया 60, दैट इज 480 जूल। आ रहा है ये, टेंशन सही निकाला, ठीक है क्लियर। फिर आपसे क्या पूछा गया, टोटल वर्डन बाय टेंशन। तो टोटल वर्डन बाय टेंशन 0 आता है, ये तो हम एनएलएम में पढ़ते हुए आ रहे थे, आंसर 0 होना चाहिए, पर मैंने क्यों दिया, मैं वो दिखा दूं। वर्डन बाय टेंशन ऑन 3 kg तो हम निकाल चुके हैं, कितना, दैट इज 30 × 16, दैट इज 480 जूल। अगर आप यही टेंशन का वर्डन 2 kg वाले पे चेक करेंगे तो उस पे टेंशन पीछे तरफ रहेगा, उस पे टेंशन पीछे तरफ रहेगा, समझ में आ रही है बात, उस पे टेंशन पीछे तरफ रहेगा, तो कितना का -30 × 16, दैट इज -480 जूल। तो अगर टोटल वर्डन देखेंगे टेंशन का टोटल, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। फिर बोला गया कि वर्डन बाय फ्रिक्शन ऑन 2 kg ब्लॉक, तो फ्रिक्शन फोर्स तक कितना रहा है 2 kg पे, अगर आप देखेंगे तो दैट इज म्यू mg, म्यू की वैल्यू है 0.2 और mg की वैल्यू 20, दैट इज 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। तो वर्डन कितना आएगा, 4 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, फोर्स पीछे तरफ है, तो माइनस लिखना पड़ेगा। 4 × कितनी वैल्यू है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट कितना था आपका, दैट 16 -64। समझ में आ रही है बात, क्लियर। बच्चों सवाल देखिए आपके पास में, ऐसा सवाल है, कुछ आपको बोल दिया कि यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक को रख दिया ना, और एक ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है आपके पास, ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, आपको गिवन है कि एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है ये वाला एंगल है, थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज मतलब स्लाइड कर रहा है, ये वाली हाइट आपको ऐसे एच गिवन है, ठीक। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना गिवन है, म्यू गिवन है। तो सबसे पहला सवाल पूछा गया, फाइंड वर्डन बाय ग्रेविटी कितना होगा अगर ब्लॉक नीचे तक आ जाता है, इफ ब्लॉक रीच एट बॉटम, रीच एट बॉटम, नीचे तक पहुंच गया आपके पास में, तो वर्डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। सेकंड पूछ रहे हैं, फाइंड वर्डन बाय फ्रिक्शन, सेम बात है, ब्लॉक कहाँ तक पहुंच गया, नीचे तक आ गया आपके पास है ना। इन दोनों फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू वगैरह गिवन है, सब आपको उसी की फॉर्मेट बताना है कि वर्डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, वर्डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा। अभी क्लियर हुआ, क्या जवाब आ रहा है देखते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो होता है mgh, mgh, और ये आएगा आपके पास म्यू mg और h बाय टेन थीटा, h बाय टेन थीटा, ये एक्सप्रेशन है दोनों के, एक इसका ये आएगा, इसका ये आएगा। आ रहा है क्या। सबसे पहले इस वाले लोगों को, इस वाले लोग कैसे अप्रोच करते हैं, लोग बोलते हैं ग्रेविटी का एक कंपोनेंट है इधर mg sin थीटा, और एक इस तरफ है आपके पास में mg cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास, ये h है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में h बाय sin थीटा, सही, h बाय sin थीटा ये डिस्प्लेसमेंट। तो लोग बोलते हैं वर्डन कितना आ जाएगा, वर्डन बाय ग्रेविटी। हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स कंपोनेंट तोड़े हैं,
अगर आपने इस अप्रोच से किया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स से कंपोनेंट ब्रेक किए, तो कितना आएगा आपके पास, दैट इज एम जी साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट आ गया एच बाई साइन थीटा, कट गया। पर ऐसा जरूरी नहीं था, मास्टर ने बोला कुछ भी कर सकते हो आप चाहें तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं। फोर्स किस तरफ है, नीचे की तरफ, और नीचे डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट पता है कितना एच, तो डायरेक्टली कितना देगा एम जी एस, मैंने वैसे ही किया था। पर लोगों को ये वाली अप्रोच हिट करती है। मैं बोल रहा हूँ दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, जब जहाँ पे जो आसान लगे वो आप यूज कर लीजिए, पर आंसर मेरा एम जी एच है, पर जो देखने की अप्रोच है वो डिफरेंट है। आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट फोर्स से कंफर्ट ब्रेक कर रहे हैं, पर मुझे पता है एम जी नीचे ऐसे गिवन एम जी एच हो जाए डायरेक्टली। वर्ड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, हमें पता है फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, म्यू एम जी कोस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है आपके पास में। तो वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा, दैट इज माइनस म्यू एम जी कोस थीटा मल्टीप्लाई एच बाय साइन थीटा। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन का, दैट इज माइनस म्यू एम जी एच बाय टेन थीटा, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। तो ये वाला जवाब आपका सही हो गया, और ये भी हो गया। समझ में आ गई मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आइए मैं आपको एक खूबसूरत चीज़ सिखाता हूँ। जो वर्क डन का जो एक्सप्रेशन आता है आपके पास है वो सब आप लोग जानते हैं, दैट इज एफ डॉट एस, थोड़ा सुलझा हुआ लिखना है तो ऐसे लिखिए, एफ एस कोस थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सही है यहाँ पे। अब देखिए जो फोर्स है, फोर्स रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। हमने एनएलएम में बात की थी इस चीज़ की, फोर्स डिपेंड अपॉन रेफरेंस फ्रेम, ट्रू स्टेटमेंट ऑफ फोर्स स्टेटमेंट। फोर्स रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता नहीं है, समझ में आ गई। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट करता है रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड, हाँ करता है। जैसे मान लीजिए मैं रुका हुआ, तो अगर कोई बंदा रुका हुआ मुझे देखिए तो बोले डिस्प्लेसमेंट जीरो है, कोई वो खुद चल पड़ा तो वो बोलेगा मैं नहीं चल रहा, ये वाला बंदा चल रहा है। तो फोर्स डिपेंड्स अपॉन, फोर्स डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस फ्रेम, दिस इज फोर्स। फोर्स कभी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। तो हम क्या बोलते हैं, फोर्स, वैल्यू ऑफ फोर्स, वैल्यू ऑफ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। कोई भी रेफरेंस फ्रेम से आप देखेंगे फोर्स की वैल्यू बदलेगी नहीं। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस फ्रेम। अब क्या कंक्लूड करें इससे, फोर्स रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो मतलब वर्क करेगा कि नहीं करेगा, वर्क करेगा नहीं करेगा, करेगा। वर्क डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस फ्रेम, बिकॉज वर्क दो चीजों से मिलकर बना है, फोर्स से और डिस्प्लेसमेंट से। तो फोर्स नहीं कर रहा पर डिस्प्लेसमेंट का, दैट्स व्हाई वर्क डिपेंड अपॉन रेफरेंस फ्रेम। हमने यहाँ पे क्या देख लिया, वर्क डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस फ्रेम, मतलब हर एक रेफरेंस फ्रेम से जो वर्क की वैल्यू है वो अलग अलग आ सकती है। किसी एक रेफरेंस फ्रेम से वर्क अलग होगा, किसी दूसरे रेफरेंस फ्रेम से वर्क अलग होगा। आइए मैं थोड़ा सवाल सोल्व करवाता हूँ आपको, तो उससे दिखाई देगा कि मास्टर क्या बोलना चाह रहा है। मतलब सवाल देखिए आपके पास में, यहाँ पे ऐसे एक लिफ्ट है ना, और लिफ्ट के अंदर ऐसे एक ब्लॉक पड़ा है आपके पास, ब्लॉक का मास कुछ 5 kg है, ठीक। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ये वॉचमैन, मतलब ये लिफ्ट के अंदर संभालने वाला कुछ चौकीदार है, और यहाँ पे एक अपने खड़े हैं, मान लीजिए ना, यहाँ पे मास्टर खड़ा है और यहाँ पे चौकीदार खड़ा है, ठीक। सीडी कर देंगे चौकीदार को, ठीक। अब ये ऊपर जा रही है लिफ्ट की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, मान लीजिए कुछ 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है ना। अब मेरा सवाल क्या है, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय नॉर्मल इन 2 सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू, सबसे पहले आपको बताना है चौकीदार के रिस्पेक्ट में, सेकंड जैसे चौकीदार ना, चौकीदार, और सेकंड क्या, मास्टर के रिस्पेक्ट में। अब आप देखिए वर्क दोनों में सेम आएगा कि नहीं आएगा, क्या सिनेरियो है, थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा ना। हाँ भी हुआ,
सबसे पहले हम करेंगे चौकीदार के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू चौकीदार। वर्ड में ग्रेविटी बताएंगे, वर्ड में नॉर्मल बताएंगे, फिर हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मास्टर। देखिए अगर आप चौकीदार के रिस्पेक्ट में देखेंगे, चौकीदार क्या बोलेगा, चौकीदार बोलेगा ग्रेविटी तो लग रहा है। मतलब पहली बात, चौकीदार एक इनर्शियल फ्रेम में कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में? चौकीदार एक इनर्शियल फ्रेम में कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में? नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं है नालायक, इनर्शियल फ्रेम में है। कैसे सर? अरे कोस्टर से मूव कर रहा है वो फ्रेम यार, दैट इज इनर्शियल फ्रेम। तो चौकीदार के रिस्पेक्ट में सूडो फोर्स रहेगा नहीं, ये गलती नहीं कर, चौकीदार के रिस्पेक्ट में सूडो फोर्स नहीं रहेगा बिकॉज वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं है, इनर्शियल फ्रेम में। ये बात पहले नोट कर रहे, चौकीदार इनर्शियल फ्रेम में। अगर तू नहीं कर पा रहा, मैं देख के कुछ हो रहा है तुझे, मतलब तू नालायक है, तो ढंग से चीज़ों को देखता नहीं है। अब तो देखेगा ग्रेविटी का वर्डन, तो क्या बोलेगा भाई, इस 5 kg का अगर मैं एफबीडी बनाऊं चौकीदार के रिस्पेक्ट में, तो चौकीदार बोले नीचे तरफ लग रहा है 50 न्यूटन, ऊपर लग रहा है नॉर्मल ऐसे, और नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर है? 50 न्यूटन। सही। और ये तो डिपेंड ही नहीं करेगा मतलब रेफरेंस फ्रेम पे। नॉर्मल अगर चौकीदार के रिस्पेक्ट में 50 है तो ग्राउंड वाले मास्टर के रिस्पेक्ट में भी 50 ही आएगा, बिकॉज फोर्स रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता नहीं है। पर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो चौकीदार के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे चौकीदार के रिस्पेक्ट में 0 है। क्यों? चौकीदार सामने पड़ा हुआ दिखाई दे रहा, क्या एमजी नीचे लगा, क्या ये ब्लॉक नीचे जाता हुआ दिखाई दिया चौकीदार को? नहीं। ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, उड़ गया क्या? नहीं दिखाई दिया। चौकीदार को कहाँ पे दिखाई दे रहा है? रेस्ट पे। चौकीदार को ब्लॉक कहाँ दिखाई दे रहा है? रेस्ट पर दिखाई दे रहा है। समझ में आ गई मेरी बात? तो फोर्स की वैल्यू कितनी है? 50, डिस्प्लेसमेंट 0 तो 0। फोर्स की वैल्यू कितनी? 50, डिस्प्लेसमेंट 0 तो कितना? 0। तो दोनों टर्म 0 होगी आपके पास। पर यही बात आप मास्टर से पूछे तो मास्टर बोलेगा यार देख, इस पे नीचे की तरफ लगा था 50, नॉर्मल लगा था ऊपर की तरफ, पर इसका दो साइड में डिस्प्लेसमेंट है। मास्टर रिस्पेक्ट में अगर तो देखिएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा 6 मीटर, और किस तरफ? ऊपर की तरफ आएगा ना मास्टर रिस्पेक्ट में। तो आप क्या बोलेंगे? ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही थी 50, कितना? दैट इज -50 मल्टीप्लाई 6, दैट इज -300 जूल। और नॉर्मल की बात करेगा तो नॉर्मल भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, दैट इज +300 जूल। सही था? तो ये अच्छी चीज है, मतलब सवाल बहुत बेसिक है पर कंसेप्ट बहुत अच्छा है कि आपको दिखे भाई साहब कि वर्डन जो है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। अगर आप रेफरेंस फ्रेम बदल देंगे तो वर्डन बदल जाएगा। देखिए एक रेफरेंस फ्रेम में वर्डन 0 था, दूसरे रेफरेंस फ्रेम में वर्डन बदल गया। क्लियर? बच्चों अपनी नेक्स्ट टर्म है दैट इज वर्डन बाय स्प्रिंग। एक स्प्रिंग के द्वारा कितना वर्डन आता है? आप मुझे निकाल के बताइए क्या जवाब आ रहा है। रिजल्ट आपको याद है कितना आता है वर्डन बाय स्प्रिंग का? हाँ, वर्डन बाय स्प्रिंग का एक्सप्रेशन है वो बहुत ढंग से याद होना चाहिए। आई होप आपको याद भी होगा, दैट इज हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। एक्स क्या बता रहा है? एक्स बता रहा है कि भाई आप वो मीन पोजीशन से, मतलब जो नेचुरल लेंथ है उससे कितना शिफ्ट किया है आपने। दैट इज एक्स इनिशियल एक्स फाइनल क्या हो गया? दैट इज शिफ्ट फ्रॉम, या फिर शिफ्ट फ्रॉम नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ से कितना आपने एक्सटेंड या फिर कंप्रेस किया है। दोनों में से कुछ भी किया वो मैटर नहीं करता, बस चेंज कितना है वो हमसे पूछ लिया यहाँ पे। बताइए। नहीं तो अगर आपको ये लैंग्वेज समझ आए, वैसे दैट इज एक्स इनिशियल इज एक्सटेंशन और कंप्रेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ एंड एक्स फाइनल इज एक्सटेंशन और कंप्रेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। ये एक्सप्रेशन आपको जरूर याद होना चाहिए। दैट इज हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर। मोस्टली फिजिक्स में चीजें आती है, फाइनल माइनस इनिशियल आती है। ये टर्म आपके पास में इनिशियल माइनस फाइनल है ना, इसमें गलती नहीं करना। दिस इज नॉट हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, दिस इज हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। अब मुझे रिजल्ट ड्राइव करके बताइए रिजल्ट कैसे आएगा। कैसे क्या देखिए, सबसे पहले आप बोलेंगे सर जी एक स्प्रिंग मान लेते हैं। हमने एक स्प्रिंग मान लिया, ठीक है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, इससे कुछ यहाँ पे इस वाले इंस्टेंट पे यहाँ पे पहुँचे कहीं पे ना, ये स्प्रिंग को आपने इलोंगेट करके कुछ यहाँ पहुँचा दिया। ये जो इलोंगेशन हुआ कितना हुआ? x हुआ। और अभी आप थोड़ा सा और इलोंगेट कर रहे हैं, कितना? dx इलोंगेट कर रहे हैं। तो फोर्स अगर आप देख रहे हैं तो पीछे तरफ लग रहा है, दैट इज kx। स्प्रिंग का फोर्स यही आता है। तो वर्डन क्या लिखेंगे? दैट इज kx।
और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, आगे की तरफ, तो ऐसा कर दिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि फोर्स इस तरफ था, हम उसको इलोंगेट कर रहे हैं ना, तो आपकी जो इनिशियल पोजीशन होगी वो हम उस हिसाब से डिसाइड कर देंगे। यहाँ से यहाँ पे चलेंगे, ठीक है, माइनस आ गया, क्यों, फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, इंटीग्रेट कर दीजिए, छोटा सा वर्डन था, इंटीग्रेट कर दीजिए। अब लिमिट्स देखिए, इनिशियल मान लीजिए कुछ x इनिशियल था, ये क्या बन गया आपके पास में x फाइनल, तो यहाँ से आप वर्डन देखेंगे इट इज माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट चलेगी आपके पास x इनिशियल से लेके x फाइनल, तो यहाँ पे अगर आप वर्डन देखेंगे दैट इज हाफ के x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर, लिमिट बनेगा x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, पर पहले से एक माइनस है तो ये एक्सप्रेशन आ जाए, क्लियर। अब ये चीज में ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि ये जो x है आपके पास में, ये है चेंज इन लेंथ फ्रॉम नेचुरल लेंथ, मतलब नेचुरल लेंथ से कितनी डिस्टेंस, या फिर एक्सटेंशन और कंप्रेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो उसमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, वैसे एक्सटेंशन और कंप्रेशन और कुल मिला के ये देखना है भाई कितना है, एक्सटेंशन है तो कितना है, कंप्रेशन तो कितना है, वो कुछ भी हो एक्सटेंशन या कंप्रेशन उसका फर्क पड़ेगा। एक सवाल समझा, एक सवाल से क्लियर करता हूँ आपको बात। मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ये इसकी यहाँ पे क्या है आपके पास नेचुरल लेंथ है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन ये थी आपके पास में, इनिशियल पोजीशन कुछ यहाँ पे थी और फाइनल पोजीशन कुछ यहाँ पे पहुंच गया आपके पास में, दिस इज फाइनल इज ये 2x है, नेचुरल लेंथ इनिशियली कंप्रेस था, फाइनली एक्सटेंड है, स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ k है, तो आपसे पूछा गया बताइए वर्डन पे स्प्रिंग कितना होगा। हमें ठीक, तो हमें बोलेंगे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता एक्सटेंशन कंप्रेशन, हमें ये एक्सप्रेशन पता है, दैट इज हाफ के x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर, तो x इनिशियल नेचुरल से कितना चेंज था, पहले x था, कंप्रेशन था, एक्सटेंशन मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस नेचुरल से कितना इधर या उधर था, तो x था, तो मैंने लिखा हाफ के x इनिशियल लिख दिया x स्क्वायर, x फाइनल कितना है 2x स्क्वायर, कितना बन गया, दैट इज माइनस 3/2 kx, ये आपके पास में आ गया, दिस इज वर्डन बाय स्प्रिंग, इट इज माइनस 3/2 kx स्क्वायर। समझ में आ गई बात। बच्चों वर्डन में कई बार क्या एक्सप्रेशन रहता है आपके पास, ऐसे कुछ रहता है कि फोर्स आपके पास में बोल दिया इज एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ऐसा फोर्स है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी आपको गिवन है, दैट इज जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास में डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ऐसे मान लिया। तो अगर आप इसे वर्डन दिखाएं तो क्या लिखेंगे आप, वर्डन आएगा आपके पास इट इज एफ डॉट एस, इसको अगर आप दोनों को डॉट पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसे बिकम एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई और एफ जेड डी जेड। हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, हमें समझ में आ गया, आई आई से जब पास जाएगा वाई वाई के पास जाएगा, और सॉरी आई आई के से मिलेगा, जे जे से मिलेगा और के से मिलेगा, ठीक है। अब इनिशियल कोऑर्डिनेट्स बोल दिया, एक्स इनिशियल ये था, एक्स फाइनल ये है, वाई इनिशियल ये था, वाई फाइनल ये है, जेड इनिशियल ये था, जेड फाइनल ये, ऐसा कुछ बोल दिया मान लीजिए, ऐसा कर देंगे हम एक्सप्रेशन वर्क का। समझ में आ गई बात, कर पाएंगे ऐसा। मान लीजिए मैं एक सवाल देता हूँ आपको, मैंने बोल दिया कि फोर्स कुछ ऐसा है 2x स्क्वायर आई कैप प्लस 3y जे कैप, ठीक है, और इनिशियली पार्टिकल था 1,1 पे, तो फाइनली कहाँ पे मूव कर गया 2,4 पे, तो वर्डन पूछा, वर्डन बाय एफ कितना आएगा। बन रही है बात। हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे वर्डन का एक्सप्रेशन जो है दैट इज एफ डॉट एस बन जाएगा आपके पास में, दिस इज एफ डॉट एस, तो एफ बन गया 2x स्क्वायर आई कैप प्लस 3yj कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट कुछ मान लिया dx आई कैप प्लस dy कैप, यहीं से शुरुआत करनी है ना हमें। यहाँ पे ये वर्डन बन जाए, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए तो ये बन जाएगा 2x dx प्लस यहाँ पे बन गया 3y dy, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू है 1 से लेके 2 और y की वैल्यू है 1 से लेके 4, तो ये एक्सप्रेशन कितना बन गया आपके पास
दिस इज एक्स स्क्वायर 1 से 2 और यहाँ पे बन गया 3y² 2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 4 तक। वैल्यू पुट करिए तो यहाँ पे तो बन गया 3 प्लस यहाँ पे देखिएगा दैट इज 3/2 बाहर आ गया आपके पास और ये बन गया 15। तो टोटल वैल्यू जो आपके पास में आ रही है दिस इज 3 + 45/2 तो ये बन गया 51/2 जूल। 51/2 जूल। अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो सवाल सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी क्लियर है? एक गलती कर दी ना, यहाँ पे स्क्वायर था ना आपके पास में, स्क्वायर था तो ठीक है मैंने कर दिया, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर है तो अलग आ जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, वो मैं स्क्वायर नहीं लिखा उसका, बाकी सब सही है इसमें। ठीक, आगे भाई ये जवाब कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक बार जैसे कई बार ना फंसाने के लिए ऐसा देता है आपको, ये फोर्स कुछ ऐसा पकड़ा देगा, फोर्स ऐसा दे देगा F = y_i + xj, ऐसा फोर्स दे देगा। ठीक, और आपसे बोलेगा इनिशियल कोऑर्डिनेट थे आपके पास से 1,1 और फाइनल हो गए कुछ 3,4, तो बताइए बर्डन कितना होगा। अब हम क्या करें, मैं तो वही अप्रोच से जा रहा हूँ, मुझे पता है F.S लिखते हैं तो फोर्स तो है y_i + xj और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा dxi + dyj। क्लियर, मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ये बन गया y dx + x dy। इसको इंटीग्रेट करना है, इसको ऐसे लिख दूँ पूरे को ऐसे और यहाँ पे ये बर्डन बन गया। अब दिक्कत क्या होगी भाई साहब, इसको डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट कैसे करें। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, यहाँ पे भी 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल तो डिफरेंशिएट नहीं होते, तो ये एक्चुअली परफेक्ट डिफरेंशियल, दिस इज परफेक्ट डिफरेंशियल। परफेक्ट डिफरेंशियल इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। क्यों, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें, पहले एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बनेगा, वाई को बख्श देंगे तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। सेकंड बार टाइम में क्या करेंगे, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स को बख्श देंगे, तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल है। कभी ऐसे अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बन जाए तो मान लीजिए परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा ना। अब इसका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, इसको इंटीग्रेट करें तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स वाई बचेगा। लिमिट कहाँ तक, पहले इसकी वैल्यू 1,1 थी, फाइनली कितनी होगी 3,4 होगी, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दैट इज 12 - 2 दैट इज 10 जूल। क्लियर, ये बढ़िया सवाल है, ये फंसे हुए सवाल होते हैं। कभी भी ऐसे सवाल आपको दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा अभी परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा तभी जाके इंटीग्रेट होगा, तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता ना, वाई डी एस को कैसे इंटीग्रेट करें, इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर बच्चों, तो इसी के साथ में रिवीजन लेक्चर 1 हम वर्क पर एनर्जी खत्म करते हैं। हमने वर्क की बात यहाँ पे सही ढंग से सब चीज़ें यहाँ पे समझ ली। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।